Hi everyone, so we are seeing the 500 important questions for UPSC Prelims Examination 2024 and watch my previous videos also. अगर आपने देखा नहीं है तो उनको आप देखिए जाके YouTube पे. And this is for today. So yesterday we have published our first full length, and so mostly the questions are like I just try to give you again the best one, the unexplored one. And अभी भी एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि स्कोर को अपना प्राइम इंपॉर्टेंस मत बनाना. राइट, स्कोर ठीक है, आपको एक टेम्पररी पर्सनल सेटिस्फैक्शन देगा कि आपको अच्छे स्कोर आ रहे हैं, बट उस स्कोर के बाद भी आप कितनी गलत किए हो, कहाँ वहाँ से क्या लर्न कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट इज द एंड गोल. राइट, वहाँ से वो अगर आप लेके जाते हो हॉल के अंदर, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मोर. सो स्कोर्स, इट्स फाइन, यू हैव स्कोर्ड गुड वेल, बट देर स्टिल लॉट टू गो. इफ यू हैव नॉट स्कोर्ड वेल, डोंट वरी, देर इज अ लॉट ऑफ टाइम. आई एम सेइंग यू, प्रिलिम्स, डोंट वरी. प्रिलिम्स के लिए कोई भी चीज़ के लिए आपको इधर सोचने का जरूरत नहीं है. राइट, सो मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म रिटैप. ओके, ये इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ लॉन्च किया है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आंसर है इसका. एंड द आंसर इज सिंपल, यूएस. ओके, यहाँ पे विजिबल था ये, यूएस के साथ इन्होंने रिटैप लॉन्च किया है. एंड एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान है ये अंडर SCEP. ये भी प्लान देखो आप, इंडिया यूएस, इसका तो आपको पता होगा. राइट, ये न्यूज़ में हमेशा रहता है, बिकॉज दिस इज द बेसिस फॉर द इंडिया एंड यूएस क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी. सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग टू शिवा एज नटराजा. राइट, अच्छा, ये एंशियंट हिस्ट्री में तो है ही, ये अपने आपको पढ़ना है, बट एट द सेम टाइम आप G20 में एक तो शिवा का स्टैचू और दूसरा क्या था एक और G20 में, कोणार्क टेम्पल, कोणार्क व्हील. ठीक है, ये था तो हमें उनके बारे में जानना है. सीधी सी बात है, जो विजिबल है उसको हमें पढ़ना है. दैट इज रेलिवेंट ऑल्सो एंड दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इवन नहीं भी था तब भी ये पढ़ना था. सो यू हैव टू नो. नाउ शिवा इज सिटेड इन अर्ध परंक्या आसन, वन लेग केप्ट डैंगलिंग. ओके, द राइट हैंड इज इन द अच्छमा मुद्रा जेस्चर सजेस्टिंग दैट ही इज अबाउट टू ड्रिंक पॉइजन, एंड ही हैज बीन शोइंग balancing himself on his right leg and suppressing the apasmara, the demon of the ignorance for the forgetfulness. अभी ये देखो, इनके नटराज का इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए. इतने दिन से वो G20 में स्टैचू बन के खड़ा था और आपके बुक्स में भी खड़ा है. तो फॉर एंशियंट एंड ऑल आई मोस्टली फॉलो, लाइक मैं कोशिश करता हूँ कि आई जस्ट फॉलो योर NCERT. आंसर इज B3 ओनली. विल सी हियर, आप बैठ के ये सारे NCERT का स्नैपशॉट है. राइट, मैंने इसी से सारे क्वेश्चंस निकाले हैं. सबसे पहले तो इस इमेज को आप थोड़ा सा याद कर लो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, इस इमेज को आप बिल्कुल दिमाग में डाल लो, लेफ्ट राइट लेग कहाँ पे क्या है एंड ऑल सच थिंग्स, है ना. एंड देन यू जस्ट रीड, इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे, समझ में आया, यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, आप देख लो एक बार. आंसर इज B3 ओनली. द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज इनकरेक्ट. लेफ्ट राइट लेग को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने अलग से. एंड यहाँ पे देखो इनका आसन में बैठे हैं ये, है ना, leg kept dangling, right hand is in the Achama Mudra gesture suggesting he is about to drink poison. The well-known dancing feature of Shiva is Natarajan was evolved and fully developed in the Chola period. Right, इसको भी पढ़ लेना. And the wide range of Shiva iconography was evolved in the Thanjavur region of Tamil Nadu. 9th century Kalyan Sundara Murthy is highly remarkable for the manner in which Panigrana is represented. ये सारे NCERT में. अब आप बोलते हो कि एंशियंट कहाँ से पढ़े, ये NCERT ही कर लो पहले, इतनी चीज़ें लिख रखी होती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस स्कल्पचर. राइट, आप कहीं भी चले जाओ, एंशियंट का एक एक स्कल्पचर NCERT का इंपॉर्टेंट है. आप उसके अंदर तो घुस के देखो पहले. आप स्टार्टिंग ही करना चाहते हो कि सर बता दो कौन सी बुक करनी है, कोई भी ऐसी बुक नहीं बनी है हिस्ट्री की, एंशियंट की, जिससे सारे क्वेश्चन आ सकें एग्जाम में, इवन 60% भी आ सके. राइट, तो यू हैव टू रीड NCERT वेल. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन. ठीक है, अगेन इट्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन. कन्वेंशन है तो आप कन्वेंशन है तो आपको ये करना है. राइट, तो इट्स एन ओनली लीगल बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, यूनिवर्सल. ओके, एंड द UN ड्रग्स एंड क्राइम, UN डोसिस विनर सर्व्स द सेक्रेटेरिएट फॉर द UN CAC एंड इंडिया हैज रेटिफाइड दिस कन्वेंशन. सो आप तीनों स्टेटमेंट देख लीजिए यहाँ पे. आंसर क्या है, आंसर इज C, ऑल थ्री आर करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट. और इसका एक्सप्लेनेशन वेबसाइट से लिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे, कुछ भी आपको करने का नहीं है. इट्स द फर्स्ट एंड द ओनली लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट हैज बिकम नियरली यूनिवर्सल विथ 189 स्टेट्स हैज बिकम पार्टी टू इट. ठीक है, अब देखो 23 में इट रीचेस द 20th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस. ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है इस साल के लिए. नाउ कन्वेंशन कवर 5 एरियाज, आप इनको भी एक बार देख लोगे, बिकॉज अभी आप देखो UNOPS का आया था, इट कवर्स 5 एरियाज. जो भी इनिशिएटिव था उनका, है ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, सैनिटेशन ऑप्शंस थे आपके पास. India signed the UN on 9th 2005
एंड रेटिफाइड द सेम बाय डिपॉजिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रेटिफिकेशन 9 मई 2011। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा, ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद द UNCSC। ना एक दीक्षा पोर्टल है, ओके, इनको देखना, ये इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का। ना इट इज इनिशिएटिव ऑफ द NCERT। एंड दूसरा, इट ऑफर्स टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंगेजिंग लर्निंग मटेरियल्स रेलेवेंट टू द प्रिस्क्राइब्ड स्कूल करिकुलम। And the dictionary will show you the course that are going on in region where you can decide the course as per your skill set. Okay, as per the skill set you can choose the course. ये 3 फीचर्स दे रखे हैं दीक्षा के। अब आप देख लीजिए डी में से कौन सा ऑप्शन है पहला, सी, ऑल 3 आर करेक्ट। तो इसको भी लर्न कीजिए यहाँ से, NCERT का है ये पोर्टल, है ना। एंड ऑल इट्स लाइक फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप देखिए रेलेवेंट टू द प्रिस्क्राइब्ड स्कूल करिकुलम, है ना। एंड थर्ड इज फीचर्स पढ़िए पूरा, इट्स ऑल इंपॉर्टेंट। एक बार आप फीचर्स पढ़ लीजिए एंड इंक्लूडिंग ऑल, इट्स नॉट ओनली द इंग्लिश, ओके, एंड वेरिड लैंग्वेज दैट इंक्लूड हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु एंड सो 18 लैंग्वेजेस। ओके, लोकेशन बेस्ड है, क्लास बेस्ड है, QR कोड बेस्ड है। ठीक है, अभी इसमें से ज़्यादा और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। इतना जब पढ़ लेते हो किसी स्कीम्स के बारे में तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी SF6 है ना, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये भी इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, आपको पता होना चाहिए SF6 का, है ना। अगेन द आंसर इज ऑल 3। जब ये क्वेश्चंस, व्हेन आई फ्रेम दीज क्वेश्चंस, राइट, सो आपको ये क्वेश्चंस कभी कभी ऑल 3, ऑल 2, मेरा फोकस कभी डेली क्विज की बात कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में तो इट्स प्रॉपरली मेड, बट डेली क्विज में मैक्सिमम ऑल 3 क्वेश्चंस कभी कभी इसलिए होते हैं बिकॉज आई वांट टू लर्न दिस क्वेश्चन। मैं आपको ये नहीं करना चाहता कि आपको नहीं आता है या आपको फील कराना कि यू आर लाइक नॉट प्रिपेयरिंग। आप लर्न करो उसको और आप सीखो, बिकॉज आप कितना पढ़ लोगे खुद से, आप बहुत कोशिश करोगे मॉर्निंग से नाइट तक, फिर भी आप सिलेबस का जस्ट 35 to 40% ही कर पाओगे। रेस्ट 30% आपको टेस्ट सीरीज कराते हैं और 20% कोई नहीं कराता। ये तो आप एग्जामिनेशन हॉल तक ऐसे ही चला जाता है। अब इस 60% में से आपको 45% स्कोर करना होता है, राइट, एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो इट्स वेरी नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो और ईजी भी नहीं है। इट्स 45 को भी लाने में इट टेक्स लॉट, राइट। तो आप देख लीजिए 80% SFC का ग्लोबली इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये अगर इसका यूज पूछेंगे। बिकॉज ऑफ लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड द हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इवन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द SF6 आर कैन इम्पैक्ट द क्लाइमेट, ओके, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ SF6। तो ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट, और बिल्कुल कोई भी चीज़ें खुद से नहीं डाली है, इट्स ऑल इन द वेबसाइट। ठीक है, इट्स ऑल इन द वेबसाइट, ये दिया हुआ है। यू शुड नॉट वरी अबाउट द ऑथेंटिसिटी, जेन्युइन स्टेटमेंट है या नहीं है। अगेन द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, ये 4 ऑप्शंस हैं एंड जस्ट ट्राई टू आंसर, है ना। इन 4 ऑप्शंस में टॉपिक ऑफ कैंसर किधर पास हो रहा है और कौन से रीजन से निकल रहा है। तो अगर आप देखो इसको, बिल्कुल NCERT के बुक से मैंने मैप लेके बनाया है। आंसर इज जी 2 and 4, कच्छ पेनिनसुला एंड मिजो हिल्स। आप देख लीजिए यहाँ पे ये पास हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे कच्छ पेनिनसुला दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिजो हिल्स दिख रहा है। अब और कौन सी जगह देखा है हमने, गारो एंड खासी और रोहिलखंड प्लेन्स, ओके। अभी आप देख लीजिए रोहिलखंड प्लेन्स कहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पे, एंड गारो एंड खासी कहाँ पर है, यहाँ पे। अब चारों को अच्छे से देख लीजिए, सर एग्जाम में आया था ना, इसी से तो क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो आप देख लो कच्छ पेनिनसुला एंड योर मिजो हिल्स, ये इधर से निकल रहे हैं और ऊपर से तो कोई चांस ही नहीं है, इसलिए दूर दूर थोड़ा रखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। इसके साथ साथ आप थोड़ा देख लो अवध प्लेन्स देख लो, यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन देख लो, विद्यांचल देख लो आप, है ना। एंड देन यू सी हजारीबाग प्लेट्यू है यहाँ पे। उसके बाद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आप देख ही रहे हो, मालवा प्लेट्यू इधर है, तो मालवा प्लेट्यू के भी जस्ट नीचे से निकल रहा है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान रखोगे कुछ कुछ जगह का। डंडर कन्या ईस्टर्न प्लेट्यू है, ठीक है, ये भी आप देखो, अजंता रेंज, बालाघाट रेंज। सो आप मैप NCERT की बुक लेके आप देख लेना एंड यू कैन जस्ट ट्राई टू रीड। Now the important question, next important question is, currently there is no law to regulate the export trade in antiquities and the art treasures and to prevent the smuggling. ये law नहीं है antiquities and treasures, इसको तो exploit करते हैं to prevent the smuggling, right, and fraud, smuggling and dealing and earning black money. ये सारे प्रिवेंशन के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है इंडिया में। दूसरा, एक इंटरनेशनली एक यूनेस्को का कन्वेंशन है रिलेटेड टू दिस ओनली, इंडिया ने उसको रेटिफाई किया है कि नहीं देख लीजिए। एंड तीसरा, नो पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सपोर्ट एनी एंटिक्विटी और आर्ट ट्रेजर। इतनी बड़ी चीज़ है, कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कुछ परमिशन देगा कि भेज दो किसी को दे दो,
तो इट्स ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, राइट। और दूसरा एक देखना है बस हमें, पहला भी लाइक ऐसा रेयरली होगा ना कि लॉ नहीं है, एंड इट्स हाईली काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस। आपको समझ भी नहीं आ रहा कि ये जो आर्ट ट्रेजर्स होते हैं या एंटिकिटीज़ होते हैं ये कितना इंपॉर्टेंस है ना, इसका इनका कितना इंपॉर्टेंट। तो आप इनके लिए एक बिल्कुल लॉ बना हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप। Before independence, Antiquities Export Control Law has been passed in 1947 to ensure that no antiquity has been. In 1958, the Ancient Monuments, Archaeological Sites and Remains Act was enacted. Then in 1971, the Parliament saw the uproar over the theft of the bronze idol from Chamba and some important sensual items from the other places. ठीक है. This, along with the UNESCO Convention, prompted the government to enact the Antiquities and Art Treasure Act 1972, implemented from 1976. तो लेटेस्ट कौन सा है? 1972. पूरी स्टोरी लिख दिया, आपको भूलोगे नहीं आप, है ना। तो 1972 याद रखना बिल्कुल, यहाँ से ये शुरू हो जाता है ना एक्ट। ये एक्ट का देखो आप, इसका स्टेटमेंट निकाला मैंने एक्ट का। रेगुलेट द एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, सब कुछ दिया हुआ है इस एक्ट में, है ना। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अभी आप देखो इसने अपडेट द कन्वेंशन क्या कहता है, व्हाट इज अबाउट द कन्वेंशन, यूनेस्को कन्वेंशन, एंड इंडिया हैज़ रेटिफाइड 1977 में रेटिफाई कर चुका है, राइट। नाउ regulation on and from the commencement of this act, it shall not be lawful for any person other than central government to export any antiquity or treasure। देख रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कही यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट। ऐसे पढ़ने से ना आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीएच वैल्यू, 4 ऑप्शन हैं, बहुत टिपिकल एक साइंस टेक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बेसिक जो एनसीईआरटीज में रहते हैं, है ना। और आप देख लो बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर है 1 3 2 4, मतलब सबसे कम इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद ब्लड में, और सबसे ज़्यादा सी वाटर में, है ना। 4 पॉइंट रहता है। फिर काव में देख लीजिए, ब्लड में देख लीजिए, सी वाटर में देखिए, एंड क्या टी है पता नहीं मुझे, ये जो प्लास्टिक बैग्स में आते हैं, राइट। तो दिस इज़ व्हाट ना, एसिडिक से लेकर बेसिक तक। तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, यहाँ से आप देख के आंसर को प्रिडिक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये पढ़ लीजिए आप आराम से बैठ के। एसिडिक सबसे ज़्यादा लेमन जूस है, फिर आप काव मिल्क से, फिर ब्लड है, एंड सी वाटर है सबसे कम, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीएच वैल्यू है ना, एसिडिक नहीं पूछा है मैंने, तो सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। ब्लू हेलमेट्स किसके लिए यूज़ हो रहा है, आप देख लो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन के लिए ब्लू हेलमेट्स यूज़ हो रहा है यहाँ पे। एन अलायंस फ्रॉम द यूएनएफसीसी, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, और आंसर इज बी, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, बी आंसर है इसका, एंड यू विल गेट द ऑप्शन। विथ रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, अब एक बोर्ड है जिसके बारे में आपको लर्न करना है यहाँ पे। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द आईएमएफ टू प्रमोट, आईएमएफ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। दूसरा, इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग नहीं है, और इंडिया मेंबर है कि नहीं इस बोर्ड का। तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये आईएमएफ का मेंबर है कि नहीं है। तो हिस्ट्री आप जाओ, कुछ भी करो, सबसे पहले हिस्ट्री जाओ किसी भी बोर्ड का, इससे आपको पता चलता है कि ये एक्चुअली में इट हैज़ नथिंग टू डू विद द आईएमएफ, है ना। इट्स एट द Pittsburgh summit, the heads of the state and government of the G20 endorsed the FB original charter of 2009 which set out the FSB objectives। तो G20 के द्वारा प्रमोटेड है ना। एंड FSB was established too। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, ये बी आंसर है इसका, ओनली 2। तो आप देख लो, थर्ड, एफ डिसीजन नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर, गलत है। यहाँ पे क्या पूछा हमने, इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग एंड इंडिया इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड, इंडिया इस बोर्ड का मेंबर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आईएमएफ एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज फॉर द टुडे, ओके, एंड वी विल जस्ट ट्राई टू सी मोर एंड मोर क्वेश्चन। 10 करेंगे, हमारे पास 70 डेज हैं एंड 60-65 जो भी डेज हैं, वी विल जस्ट कवर ऑल द 500, इवन आई विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर, ठीक है। तो आप ये कीजिए एंड विल सी नेक्स्ट वीडियो टुमारो।